वो फिल्म बनाना चाहता हूँ जहाँ पे मुझे सच बोलने की मौका मिले। जो सच लोग छुपाना चाहते हैं, हमारी पॉलिटिकल क्लास छुपाना चाहते हैं, वो सच बोलने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। सेंसर बोर्ड ने मुझसे हर सेंटेंस की, हर डायलॉग की प्रूफ मांगे थे। मैं हर डायलॉग की प्रूफ उनके सामने रखा। कम से कम 200 पेज की रिसर्च वर्क दिया। 3 घंटे से ज्यादा लड़कियों की टेस्टिमनी दी, क्योंकि मैंने 3000 से ज्यादा लड़कियों से मिले। तो उसके बाद सेंसर बोर्ड में एक काट के बिना मेरी फिल्म को पास कर दिया था। बार बार गए हम लोग केरला, लड़कियों से, हजारों लड़कियों से मिले, और मुझे जब महसूस हुआ कि ये कहानी बोलने लायक है, देश के लोगों को जानना बहुत जरूरी है, तब ये फिल्म बना है। सिचुएशन ठीक नहीं है, ये मैं बस बोल सकता हूँ। कश्मीर जैसा बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ધ કેરલા સ્ટોરી હિન્દી મૂવી બનાવનાર સુદીપ્તો સેન સુરત પહોંચ્યા છે. એમની સાથે ગુજરાત તકની ટીમ એક્સક્લુઝિવ વાત કરવા જઈ રહી છે, જાણવાની કોશિશ કરશે કે સુરત અને એમની કેરલા સ્ટોરી જે મૂવી આવી હતી તેને લઈને અને પશ્ચિમ બંગાળથી આવે છે તો તેને લઈને તેઓ શું કહે છે. सुदीप्तो जी, गुजरात तक में आपका स्वागत है. हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो द केरला स्टोरी आपने मूवी बनाई थी उसने खूब विवाद भी खड़े किए थे, तो उस फिल्म की थोड़ी प्रतिक्रिया दीजिए कि फिल्म की रियलिटी वाकई में सच है केरला में ऐसा, या फिर आपने फिल्म के लिए वो फिल्म ऐसी बनाई. एक फिल्म की जो आधार होता है वो इंफॉर्मेशन होता है, इसकी रिसर्च वर्क होता है। मैं पिछले फिल्म बनाने से पहले 10 साल, 8-10 साल इसके ऊपर रिसर्च किए, और जब फिल्म बना और हम सेंसर बोर्ड के पास ले गए तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको चेक करना कि सही में मैं एक फिक्शन बोल रहा हूँ या सच है। तो सेंसर बोर्ड ने मुझसे हर सेंटेंस की, हर डायलॉग की प्रूफ मांगे थे। मैं हर डायलॉग की प्रूफ उनके सामने रखा। कम से कम 200 पेज की रिसर्च वर्क दिया। 3 घंटे से ज्यादा लड़कियों की टेस्टिमनी दी, क्योंकि मैंने 3000 से ज्यादा लड़कियों से मिले। तो उसके बाद सेंसर बोर्ड में एक काट के बिना मेरी फिल्म को पास कर दिया था। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि ये ट्राइड एंड ये प्रूवन है कि ये इसमें हर शब्द सच है। और मैं भी जहाँ पे भी मतलब आप जैसे मेरी प्रेस की दोस्तों के सामने बार बार ये बोलता गया कि मैं ओपन चैलेंज के लिए खड़ा हूँ कि अगर कोई भी मेरी फिल्म की एक डायलॉग को भी क्वेश्चन करे और प्रूफ करे कि मैं गलत कोई बात एग्जैजरेट की या कोई बात की, इवन फॉर दैट मैटर आई नेवर स्पोक अबाउट एनीथिंग अगेंस्ट इस्लाम। मैं इस्लामिक टेररिज्म के बारे में बात की। ये जो टेररिज्म वो सिर्फ इंडिया में नहीं, मतलब इंडिया से काफी पहले से यूरोप, अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन से लड़कियों की रिक्रूट कर चुके हैं आईसिस के लिए। ये ओपन सीक्रेट है, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। तो इनकी मॉडल केरला में भी एक्टिव था, इंडिया में एक्टिव था। इंडिया में उनको सेफ हेवन मिल गया था केरला। तो एक लॉजिकल एक ग्राउंड था केरल से ये घटना आना। और बार बार गए हम लोग केरला, लड़कियों से, हजारों लड़कियों से मिले, और मुझे जब महसूस हुआ कि ये कहानी बोलने लायक है, देश के लोगों को जानना बहुत जरूरी है, तब ये फिल्म बना है। तो आपकी जब फिल्म आई थी तो सूरत में भी काफी लोगों ने इस फिल्म को सराहा था. एक चाय वाले भाई ने तो अपने यहाँ एकदम फ्री चाय कर दी थी, तो क्या कहेंगे उनके? ये इस तरह की घटनाएं मुझे डेफिनेटली मुझे बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट देता है। मैंने इनके बारे में भी सुना कि इनके ऊपर सिर्फ इन्होंने जब अनाउंसमेंट किए और ये पॉपुलर होने लगे, सारे मीडिया इनको कवर करने लगे, तो इनके ऊपर थ्रेट आए थे। ये थ्रेट मेरे ऊपर आए, मेरे जो लीड एक्ट्रेस है आदा के ऊपर भी थ्रेट आए। तो इस तरह की इंसिडेंट्स होने से ना ये लगता है कि आप सही रास्ते पे हो, आप सही काम कर रहे हो, तभी जाके कुछ लोगों की एक ऐसा सच्चाई पे आप जाके नॉक कर रहे हो जो वो छुपाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की इंसिडेंट्स इन्होंने देश को एक बहुत बड़ा सर्विस किए थे। तो इसी तरह से आप कहा भी, मतलब मैं आपको बताऊं, लखनऊ में, कानपुर में, बरेली में, इंदौर में सारे ऑटो रिक्शा वाले ने, अगर आप फिल्म देख के बाहर आ रहे थे तो ये लोग फ्री राइड दिए उनको घर छोड़ने के लिए। इस तरह की बहुत सारे इंसिडेंसेस हुई। हमारे पास पैसे नहीं थे,
रिलीज करने के बाद पब्लिसिटी के लिए मतलब सारे ऑटो वाले ने पोस्टर फ्री में अपने ऑटो के पीछे लगा के घूमे। यंग लड़के ने बाइक में पोस्टर लेके बैठे शहर घूमे। इस तरह की बहुत मतलब फिल्म हमने तो बनाया तो था, लेकिन रिलीज होने के बाद ये आम नागरिकों की फिल्म बन चुके थे। तो ये लोग अपने फिल्म की तरह अपने काम की तरह उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। तो ये बात, ये एक विंडिकेशन तो है, ये एक काइंड ऑफ रिकॉग्निशन है कि आप अच्छे काम कर रहे हो। तो क्या ऐसे विषयों पर और भी फिल्में आएंगी आपकी? हाँ, इसके बाद ही मैं बस्तर बनाया था, आपने शायद बस्तर देखे होंगे। ये बस्तर भी केरला स्टोरी जैसा ही एक कैसे एक रेडिकल थॉट माओइस्ट एक मूवमेंट हमारी देश की रीढ़ को तोड़ रहे थे। तो बस्तर बनाए, बस्तर भी लोगों के बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर चुके थे। तो अभी मैं मेरा एक फिल्म रिलीज हो रहा है मार्च 6 तारीख को, चरक। वो भी एक बड़ा बड़ा वितर्क शुरू करने वाले, कंट्रोवर्सी शुरू करने वाले फिल्म आ रहा है। तो आप कंट्रोवर्सी फिल्में ज्यादा बनाते हैं? कंट्रोवर्सी नहीं बनाता, मुझे सच बोलना अच्छा लगता है। मैं वो फिल्म बनाना चाहता हूँ जहाँ पे मुझे सच बोलने की मौका मिले। जो सच लोग छुपाना चाहते हैं, हमारी पॉलिटिकल क्लास छुपाना चाहते हैं, वो सच बोलने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। तो नेचुरली ये कंट्रोवर्सी तो हो ही जाता है। आप पश्चिम बंगाल से आते हैं, पश्चिम बंगाल को लेकर तो आपने अभी तो कोई फिल्म बनाई नहीं, तो क्या हालात सब ठीक ठाक है? मुझे बनाने का बड़ा मन है, मैं करूंगा। इलेक्शन आ गया तो इलेक्शन से पहले तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे ये लगता है कि वेस्ट बंगाल का हालत केरला से भी खराब है। केरल में तो चोरी छुपे इस तरह की रिलीजियस कन्वर्शन की काम चल रहा है, इस्लामाइजेशन की काम चल रहा है, लेकिन वेस्ट बंगाल में आमतौर पे खुल्लम खुल्ला ये चल रहा है। ये आपने रिसेंटली न्यूज में देखा हमने, वहाँ पे बाबरी मस्जिद बन रहा है। कुछ दिन पहले मुर्शिदाबाद में जो खतरनाक एक रायट हुआ था, जो बॉर्डर एरिया में हो रहा है, ये सब यही सिग्नल करता है कि वेस्ट बंगाल अभी एक वोल्केनो के ऊपर बैठा हुआ है। तो जल्दी से, क्योंकि बॉर्डर स्टेट होने के नाते इसकी सेंसिटिविटी भी बहुत ज्यादा है, तो इसको बहुत जल्दी अगर एड्रेस ना किया जाए, कश्मीर जैसा हाल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो किस तरह के हालात देख रहे हैं आप पश्चिम बंगाल में? पॉलिटिकल इशू है जो, क्योंकि ये हमारी देश की ट्रेडिशन है। इंडिपेंडेंस के बाद से मुस्लिम पॉपुलेशन को देश की नागरिक से ज्यादा वोट बैंक जैसा माना गया। और ये वोट बैंक एक ऐसा चीज है जो आप, हमारे देश में हर महीना इलेक्शन होता है। वोट लेने के लिए एक मुस्लिमों को एक मुद्दा बनाया गया, एक ग्रुप वोट बैंक जैसे सोचा गया। उनकी डेवलपमेंट के बारे में कोई बात नहीं करता है, उनकी एजुकेशन के बारे में कोई बात नहीं करता है। कोई शहर में अगर मुस्लिम एरिया करके कोई एरिया है, वहां पे जाएंगे तो गंदगी सबसे ज्यादा मिलेगा, एजुकेशन सबसे कम मिलेगा। तो इनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचना, इनको मेन स्ट्रीम इंडियन धाराएं में लाने के बारे में कोई नहीं सोचता। नेचुरली रेडिकलाइजेशन होना तो आसान काम है। इस तरह की जब भी कोई कहीं पे भी कोई किस्म का गलत चीजें होगी, डिफरेंशिएशन होगा, तो उग्रवाद आना बड़ी बात नहीं है, आ जाएगा। तो ऐसे ही हुआ है कि बॉर्डर स्टेट होने के कारण बंगाल ऑलवेज सेंसिटिव था। काफी लंबा बांग्लादेश की बॉर्डर है। अब बांग्लादेश में जितने अनरेस्ट चल रहा है उसके तहत मुझे डर तो है कि कश्मीर से भी बदतर सिचुएशन ना हो जाए। ये कंप्लीटली पॉलिटिकल क्लास की अपने किस तरह सोचते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वोट की कंपल्सन जब तक कंटिन्यू करेगा तब तक कुछ होने का उम्मीद मैं तो नहीं रखता। ममता बनर्जी कह रही हैं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। वो तो सब लोग बोलते हैं, अभी मोदी जी को पूछेंगे तो वो भी बोलेंगे, क्योंकि पॉलिटिशियंस क्या बोलते हैं उससे इम्पोर्टेंट है क्या हो रहा है। आपसे बेटर कौन बोल सकता है? आप लोग तो जर्नलिस्ट है, आप लोगों का काम है, आप ही देखिए कैसे बेटर है क्या है। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मेरा काम है फिल्म बनाना, लेकिन मेरा स्टेट है तो मैं कंसर्न तो हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं पश्चिम बंगाल के, और उसको लेकर पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिए। यही चलता रहा, और जिसके बदौलत बाहर की विदेशी शक्तियों आके इस देश पे कितनी मतलब डिस्ट्रक्शन करके जा रही है, तो आप भी जानते हैं। मतलब सिचुएशन ठीक नहीं है, ये मैं बस बोल सकता हूँ। कश्मीर जैसा बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
क्या हालात जैसे आप बता रहे कश्मीर जैसे टाइम नहीं लगे या फिर केरला से भी ज्यादा हालात खराब है, तो क्या पॉलिटिकल चेंजेस देख रहे हैं विधानसभा चुनाव में? मुझे पॉलिटिकल चेंजेस मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि वहां पे जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, पोलराइजेशन इतना स्ट्रांग है। ममता बनर्जी की गवर्नमेंट को हटाना तो मुश्किल है, लेकिन ये भी नजर में आता है कि काफी हवा बदलने की वो भी है, तो बोलना मुश्किल है। मैं पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट नहीं हूं, तो मुझे आइडिया नहीं है। कभी लेकिन कभी आप ग्राउंड रियलिटी जो बात कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोग कंसर्न तो है। वो तो केरल में भी लोग कंसर्न है, लेकिन कहाँ बदलाव आ रहा है। तो होगा केरला स्टोरी जैसे लोगों की मन में एक विचार लाए, इस तरह की और फिल्म बने और लोगों के मन में विचार बदलते रहे, अच्छा होगा। तो द पश्चिम बंगाल स्टोरी कब बनेगी? कोशिश कर रहा हूँ जल्दी बने। थैंक यू। તો બિલકુલ આપણે સાંભળ્યું સુદીપ્તો સેન જેઓ ધ કેરલા સ્ટોરીના નિર્દેશક છે અને તેઓ ગુજરાત તક સાથે વાતચીત કરતા જણાવે છે કે કેરલાની જે રિયાલિટી છે તે તો એમણે ફિલ્મ બનાવી જ છે, પણ પશ્ચિમ બંગાળથી તેઓ આવે છે અને પશ્ચિમ બંગાળની જે હાલત છે તે થોડાક દિવસોમાં આમ કહી રહ્યા કે જે હાલાતો છે બહુ ખરાબ છે અને ત્યાંની પરિસ્થિતિ જમ્મુ કાશ્મીર જેવી પણ થઈ શકે છે અને કેરલા કરતા પણ વધારે ખરાબ તો થઈ જ ગઈ છે। તો સુદીપ્તો સેન ગુજરાત તક સાથે વાતચીત કરતા રિયાલિટી આ તમામ રાજ્યોની જણાવી રહ્યા છે, સાથે સાથે જ કહી રહ્યા છે કે જો અમને મોકો મળશે તો પશ્ચિમ બંગાળ ઉપર પણ તેઓ ફિલ્મ બનાવશે। સંજયસિંહ રાઠોડ, ગુજરાત તક, સુરત।